अरे ना, हाँ चल चलेगा ना। चलो, कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे बेटा गामा अपरेंट। क्या बोलेंगे इसे अपन? गामा। कौन सा कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं? वॉल्यूमेट्रिक वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और अपरेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। अपरेंट का मतलब क्या? जो दिखाई दे, जो हो ना पर दिखाई दे, उसको क्या बोलते हैं अपन? अपरेंट। एक होता है रियल, एक होता है अपरेंट। दोनों में क्या फर्क है? रियल इज समथिंग जो हो रहा है, और अपरेंट इज समथिंग जो दिख रहा है ना। जो दिख रहा है दैट इज अपरेंट। तो उसका अपन गामा गामा अपरेंट बोलेंगे। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? देखिए क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ कोई हमारे पास कोई कंटेनर है, ये कोई कंटेनर है और इसके अंदर हमने लिक्विड भर रखा है, और यहां नीचे हमने ऐसे हीट दे रहे हैं इसको। तो बेटा क्या कंडीशन है कि ये जो लिक्विड है ना, ये एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, एकदम खचाखच भरा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दोनों सेम है। इसके अंदर बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम है, सेम। तो लेटेस्ट से वॉल्यूम में ले लेता हूं कितना? वी नॉट। कितना ले लेते हैं? वी नॉट। अब क्या है सोचना, अगर आप इसे हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर किस किस का बढ़ेगा? कंटेनर का भी बढ़ेगा और लिक्विड का भी बढ़ेगा। तो दोनों का ही एक्सपेंशन होगा। अब अगर मान लेते हैं कंटेनर का एक्सपेंशन ज्यादा है, मतलब उसका अगर गामा ज्यादा है, मतलब वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो इसका कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा और इसका उतना वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो ये जो पानी का लेवल है ये नीचे हो जाएगा। अगर पानी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, कंटेनर उतना तेजी से एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो पानी क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। तो हमें जो दिखाई देगा वो हमें इन दोनों का इफेक्ट एक साथ दिखाई देगा। अगर मान लो दोनों का गामा सेम है, तो हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक्सपेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा यार पहले भी भरा हुआ था, अभी भरा हुआ है, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा? अपरेंट एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। सही है। तो मैं क्या देखता हूं इफेक्टिवली? ये देखता हूं कि यार इनका डिफरेंस क्या है। तो एक बार मुझे बताना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा बताइए? सर पहले था वी नॉट इंटू 1 + गामा ऑफ कंटेनर डेल्टा टी। न्यू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा? वी नॉट 1 + गामा सी डेल्टा टी। सही है। ये क्या होगा बेटा? इस कंटेनर का गामा गामा सी है, इस लिक्विड का गामा गामा एल है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा नया? टेम्परेचर बढ़ने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया हमारा बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा वी नॉट 1 + गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। अब मुझे क्या समझ में आएगा बेटा? मुझे समझ में आएगा वीसी माइनस वीएल। मुझे क्या समझ में आएगा? मुझे समझ में आएगा कि भाई ये बताओ यार कि कंटेनर इतना बढ़ गया और ये इतना बढ़ा, तो इतना जो फर्क हुआ मुझे ये समझ में आएगा। सही है। एक तरीके से स्पीड लग रही है, दोनों के बीच में रेस लग रही है। ये भग रहा है 10 से, ये भग रहा है 8 से, तो हमें क्या समझ में आएगा? हमें सिर्फ 2 ही समझ में आएगा, 10 - 8। सही है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, और दोनों ही 10 से हैं, तो हमें क्या लगेगा? यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। ये तो दोनों एक, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये चल रहे हैं। सही है। तो लेट अस से बेटा आप हो लिक्विड और एक कंटेनर है, और आप क्या समझोगे? आप समझोगे वीसी माइनस वीएल समझोगे। आप मान लो आप लिक्विड के अंदर तैर रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या समझ में आएगा? आपको वीसी माइनस वीएल समझ में आएगा। क्यों? कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका भी बढ़ रहा है, तो आपको क्या समझ में आएगा? आपको डिफरेंस समझ में आएगा दोनों। तो वीसी माइनस वीएल क्या हो जाएगा बेटा? इसको खोलिए, माइनस इसको करिए, तो वी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? वी नॉट गामा सी डेल्टा टी माइनस वी नॉट गामा एल डेल्टा टी। तो बेटा वी नॉट को कॉमन ले लेते हैं और डेल्टा टी भी कॉमन रहेगा। यहाँ क्या आ गया? तो बेटा इस गामा सी माइनस गामा एल को मैं गामा अपरेंट बोल देता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा इसे? दिस इज वी नॉट गामा अपरेंट डेल्टा टी। तो मुझे क्या समझ में आएगा बेटा? डिफरेंस। मुझे डिफरेंस सोचो,
अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं बढ़ता तो किसका वॉल्यूम बढ़ता? सिर्फ कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता। कंटेनर का वॉल्यूम कितना बढ़ता? डेल्टा वी कितना होता? आप बोलते सर होता वी नॉट गामा ऑफ कंटेनर डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना होता है? वी नॉट गामा सी डेल्टा टी। ये तब है जब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं बढ़ता, सिर्फ कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ता। अब मैंने बोला बेटा आप ऐसा मान लो कि आपने इसको रोक दिया, किसको? पानी का बढ़ना रोक दिया, तो जो गामा है वो गामा क्या हो जाएगा यहां पर? वीसी सॉरी गामा सी माइनस गामा एल, क्योंकि आपका खुद का वॉल्यूम भी तो बढ़ गया भाई। कोई एक बगल वाली चीज 10 से आगे गई और आप खुद भी तो 6 से आगे चल रहे हो, तो आपको कितना समझ में आएगा? आपको 10 माइनस 6 4 समझ में आएगा। आपका जो 6 है वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आप खुद ही हो ना। आपको क्या समझ में आएगा? 10 माइनस 6। तो मैं ये कह रहा हूं अगर सिर्फ कंटेनर ही बढ़ता तो बेटा वी नॉट गामा सी डेल्टा टी होता, बट ये खुद लिक्विड भी तो बढ़ रहा है, तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई माइनस मेरे में जो बढ़ोतरी हुई वो मेरे लिए बढ़ा हुआ समझ में आएगा। समझ में आया ना? तो मेरे लिए इतना वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ होगा, तो वो जो गामा हुआ बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा? गामा अपरेंट। गामा अपरेंट कितना हो गया हमारे पास? गामा सी माइनस गामा एल। ये कब लिया बेटा अपन ने? जब गामा सी बड़ा है किससे? गामा एल से। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो वाटर का लेवल है या लिक्विड का लेवल है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि कंटेनर ज्यादा बढ़ गया, लिक्विड उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, तो ये नीचे आ जाएगा। अगर 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 क्या होता बेटा? अगर गामा लिक्विड ज्यादा होता गामा सी से, तो यहां पर क्या हो रहा है? लेवल क्या हो रहा है बेटा? जो है क्या बोलेंगे इसे? डिक्रीज। लेवल डिक्रीज कर रहा है, और इस केस में क्या हो जाएगा? लिक्विड क्या कर जाएगा? ओवरफ्लो कर जाएगा। कितना लिक्विड ओवरफ्लो करेगा बता सकते हैं आप? जितना वॉल्यूम बढ़ा अकॉर्डिंग टू गामा अपरेंट। सही है ना? तो ये जो है ना डेल्टा वी, ये वीसी माइनस वीएल, तो उसमें हो जाएगा वीएल माइनस वीसी। कितना हो जाएगा? वी नॉट गामा अपरेंट डेल्टा टी। और गामा अपरेंट कितना हो जाएगा? अब आप गामा एल माइनस गामा सी कर लीजिए। गामा क्या बता रहा है बेटा? कि किसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा? जिसका गामा ज्यादा, क्योंकि दोनों का वी नॉट मैंने सेम लिया है और सेम टेम्परेचर राइज किया है, तो जिसका गामा ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा। समझ गए? तो बताइए गामा अपरेंट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा? इसमें क्या हो गया? गामा अपरेंट क्या हो गया? यहां पर गामा एल माइनस बड़े में से छोटा घटा लो। तो गामा अपरेंट क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस होता है। लिख लीजिए, हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैसेज लिख सकते हैं नेट जितना में इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज होते हुए दिखा है। हाँ, इतना दिखा। जैसे मान लो तुम वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि यार ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। तुम्हें तो क्या दिखाई देगा? यार ये खाली हो गया यार। जो खाली हो रही है स्पेस या पानी ओवरफ्लो हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू गामा अपेरेंट हो रहा है। दोनों का इफेक्ट एक साथ लेते हैं तो गामा अपेरेंट होता है। मान लीजिए गर्मी पड़ी, समुद्र का पानी भी तो एक्सपैंड हुआ, और समुद्र जिस स्पेस के अंदर है, अगर वो कोई कंटेनर मान लूं तो वो भी एक्सपैंड हुआ। तो हमें पानी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो कैसे समझ में आएगा? दोनों का गामा कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा एक्सपैंड करेगा उसके अनुसार चीज होगी। अगर पानी ज्यादा फैलेगा तो लेवल ऊपर चला जाएगा, कंटेनर ज्यादा फैलेगा तो पानी नीचे आ जाएगा।
क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर अपन। बोलो। डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वी नॉट गामा डेल्टा टी। गामा कौन सा ले लेना है आपको? अपरेंट ले लेना बस, क्योंकि दोनों पढ़ रहे हैं। लिखें, a glass vessel of volume, a glass vessel of volume 100 centimeter cube, 100 centimeter cube is completely filled with, is completely filled with mercury and heated from 15 degree Celsius, 15 degree Celsius to 65 degree Celsius, full stop. What volume of mercury will overflow? What volume of mercury will overflow? इसका मतलब कौन सा गामा ज्यादा रहा होगा, कौन ज्यादा बढ़ गया होगा? लिक्विड। आपको गिवन है, आपको गिवन है बेटा एल्फा, एल्फा ऑफ ग्लास। आपको गामा नहीं गिवन है ग्लास का, क्या दे दिया उन्होंने? एल्फा। एल्फा से गामा कैसे निकालते हैं? 3 टाइम्स। एल्फा ऑफ ग्लास दे रखा है आपको, एल्फा ग्लास इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 10 की पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, एंड गामा ऑफ Hg मरकरी वो दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4 पर डिग्री सेल्सियस। चलिए कर दीजिए।
सीसी यूनिट यूनिट बताओ बेटा। और था कितना पानी? 100 में से 100.97 कैसे चला जाएगा? 0.97। ठीक है, देखते हैं। आप सीधा डेल्टा भी निकाल लो ना, डेल्टा भी निकाल लो ना, ये रहा फॉर्मूला। अब या तो इतना बढ़ेगा या इतना घटेगा। बढ़ेगा तो वो ओवरफ्लो जाता है, घटेगा तो नीचे आ जाता है। कितना हो जाएगा? वी नॉट कितना है हमारे पास? 100 है ना, इसको 100 ही रहने देता हूं, सेम यूनिट में आंसर आ जाएगा। और जिसका बड़ा गामा माइनस छोटा गामा, बड़ा किसका होगा इसमें? लिक्विड का। जी का कितना है? 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 6 डेल्टा टी 50। ओके, कितना हो गया बेटा? ये कितना हो जाएगा बताइए सर? ये है 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लूं, 100 इंटू 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कॉमन, इसमें रहेगा 2 माइनस 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सही है ना? -2 इंटू -4 इज -6, पावर से ऐड होती है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0.06। सही है? ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो यहाँ है बेटा, 1 जीरो यहाँ है, तो ये और एक ये 5, तो 0.5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई बाय दिस, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 माइनस 0.06, ये हो जाएगा 1.94। 1.994 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा? ये 1.94 डिवाइड बाय 2 कर लेता हूं ना, 0.5 तो 1/2 होता है, तो इसका डिवीजन कितना हो जाएगा? 2 9 जा 18, 14 0.97, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। ये आंसर है ना? हाँ, मीटर क्यूब में निकाला है, तो इंटू 10 की पावर -6। सीधा डेल्टा भी निकालें बस, है ना? गामा को क्या ले लेना? दोनों का डिफरेंस। कर पाए सभी लोग? बताओ। नेक्स्ट है बेटा आपका कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री देखिए क्या है। ये आप देखते हो ना कि आपके फूड के पीछे वो लिखा होता है, इतने जूल एनर्जी मिलेगी आपको, इतने कैलोरीज एनर्जी मिलेगी, तो वो सब होता है बेटा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री के लिए एक बॉम्ब कैलोरीमीटर करके होता है, उसमें वो मेजर करते हैं कि इस फूड में कितनी एनर्जी है, मतलब ये अगर हम खाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी उससे प्राप्त हो जाएगी। सही है? फिर आप उसका जो करना चाहो करो। सही है? ठीक है, तो कैलोरी क्या होता है बेटा? अरे इससे पहले देखो, एक एक पार्ट रह गया बेटा, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसका एनामोली के कारण या एनामोलस बिहेवियर के कारण जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है ना, वो जिंदा रह पाते हैं इतनी सर्दी होने के बावजूद। सही है? कैसे देखते हैं? एनामोलस बिहेवियर ऑफ, ये आप उसमें पढ़ते होगे केमिस्ट्री में, है? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस, 10th में था। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इसमें आ जाए, इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आता है केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के अंदर, इस वजह से केमिस्ट्री का पार्ट रहता है। थोड़ा देख लेते हैं अपने लिए क्या मतलब है इसका, समझ लेते हैं बेटा।
हमने जब इसका ग्राफ बनाया किसका, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, तो बताओ एक्सपेक्टेड क्या है, हमारी फिजिक्स क्या कहती है कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, सही है ना। पर हमने क्या देखा बेटा, वाटर के लिए यहां 0 डिग्री सेल्सियस है, यहां 4 डिग्री सेल्सियस है, वेरी इंपॉर्टेंट टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे जीरो से हम आगे बढ़ने लगे ना, वॉल्यूम बढ़ने की जगह घट गया भाई, तो अजीब बिहेवियर हो गया ना, इसलिए इसको अजीब को बोलते हैं एनोमोलस, एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो बेटा इसका ग्राफ कुछ है ऐसा करके ही हो जाता है, मतलब मिनिमम वॉल्यूम हमें कहां मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 4 के बाद तो सिंपल बिहेवियर है, क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस अजीब बिहेवियर है, क्या, टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद वॉल्यूम का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर बेटा हम बोलते हैं रो, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, समझ रहे हो बेटा, मास तो हमने पानी का कांस्टेंट रखा, मास तो चेंज नहीं हुआ टेम्परेचर बदलने से। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, वॉल्यूम का क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो रो बढ़ रहा होगा, सही है क्या। अच्छा इसके बाद क्या हो रहा है, 4 के बाद वॉल्यूम हो रहा है बेटा इंक्रीज, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो रो घट रहा होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक बढ़ा और यहां के बाद रो घटा, मतलब यहां पर रो मैक्सिमम होगा। तो पानी का रो मैक्सिमम किस पॉइंट या किस टेम्परेचर पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो रो आप पढ़ते हो वाटर का, कितना, 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, ये कहां होता है बेटा, एट 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वाला जो आप बोलते हो ना रो, ये कौन से वाला होता है, 4 वाला होता है, सही है। अब इससे एक्वेटिक एनिमल्स कैसे बच गए भाई हमारे, उनके लिए उतना ही रहता है। इसके कारण एक्वेटिक एनिमल्स कैसे बच गए, देखो पानी में आइस है, आइस का टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा एक पानी में कहानी होती है जो फोर्स ऑफ बायन्सी वाली, डेंसिटी अगर कम होती है, डेंसिटी अगर कम होती है तो वो चीज ऊपर आती है, सही है। अब मुझे बताइए बेटा, यहां पर डेंसिटी मैक्सिमम है, यहां डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, मतलब जो ये वाला पानी होगा, इस टेम्परेचर वाला पानी वो नीचे रहेगा, और ये वाला पानी नीचे रहेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव कर जाएंगे। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर जाएंगे, और ऊपर क्या होगा बेटा, बर्फ, बर्फ जो है वो तैर रही है, सही है क्या। अगर ये नहीं होता तो क्या होता बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ता तो बेटा डेंसिटी का क्या होना था, डेंसिटी यहां घट रही थी ना, यहां से यहां तक डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, डेंसिटी घट रही थी, डेंसिटी घट रही थी तो वो ऊपर जाता, तो गर्म पानी ऊपर जाता। अगर गर्म पानी ऊपर जाता तो भैया मछलियों को तो नीचे रहना है ना, मछलियों को तो जो हमारी सरफेस है उसके थोड़ा नीचे की तरफ रहना है, हल्का सा। तो अगर गर्म पानी ऊपर चला जाता तो नीचे ठंडा पानी होता, अगर नीचे ठंडा पानी होता तो मछलियों को रहने में दिक्कत आती। तो देखो ऊपर जो है बेटा बर्फ है, हिसाब से बर्फ को कहां होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, पर बर्फ कहां है आपकी, और नीचे कौन है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, सही है ना। ये वाला भी ऊपर है और ये वाला भी ऊपर है, 4 डिग्री सेल्सियस वाला नीचे है और उसमें एक्वेटिक एनिमल्स आराम से रह सकते हैं। तो इस बिहेवियर के कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव कर पा रहे हैं। अपन बहुत छोटी बात बोल रहे हैं यार, बट रियलिटी के अंदर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। अपन तो उसको पढ़ रहे हैं कि हाँ यार ऐसा कैसे हो रहा है, बट जो वो सर्वाइव कर रहे हैं, आपने कभी अगर किसी घर में फिश वगैरह होगी तो आप देखोगे अगर उनका थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज हो जाए ना पानी का, तो कई बार वो काम हो जाता है उनका, पता है तुम लोगों को। अगर आप पानी चेंज भी करते हो ना, पानी अगर आपने चेंज भी किया तो भी टेम्परेचर चेंज हुआ पानी का, उससे भी उनकी डेथ हो सकती है। तो बहुत सेंसिटिव है ये मामला। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला इनके लिए परफेक्ट है, इसका मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वो परफेक्ट रहती होंगी एकदम। आई बात समझ में। तो ये भी लिख लो बेटा एक, फिर अपन आ जाते हैं हमारे कैलोरीमेट्री पर। यहां से यहां जा रहे हैं तो रो का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहां से यहां हम रो क्या क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहां से यहां तक रो बढ़ रहा है और यहां के बाद रो घट रहा है, पहले बढ़ा फिर घटा, मतलब ये मैक्सिमम है।
सर जैसे उसमें से टेम्परेचर कम करा तो एक्सपैंड होता है, जैसे उस पानी का टेम्परेचर कम करा तो एक्सपैंड होता है। पानी का टेम्परेचर कम कर रहे हो तो एक्सपेंशन हो रहा है, 4 से 0, 4 से 0 ऐसा हो रहा है। अगर तुम 80 से 90 आ रहे हो, सॉरी 90 से 80 आ रहे हो, तो डिक्रीज ही हो रहा है। तो नॉर्मल बिहेवियर है कि घटाने से घट रहा है, बढ़ाने से बढ़ रहा है। पर 4 से 0 में ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर कम करने के बावजूद वॉल्यूम बढ़ रहा है। और इसका जो रीजन होता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा करके इसका रीजन कुछ होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी वजह से वॉल्यूम वगैरह जो होता है वो थोड़ा अजीब हो जाता है मामला, है ना। हाँ हाँ, ऐसा कुछ। तो फिशेज आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर। हाँ, आप देखो बेटा, ओशन जो है ना, उसके अंदर भी अलग अलग जो है वो अलग अलग हाइट पे मिलेंगे आपको, है ना। कहाँ पे किसको रहना है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से रह रहे हैं, बेसिकली टेम्परेचर, कि इतने टेम्परेचर पे जो रहना चाहते हैं वो इस हाइट पे है। और नीचे जाते जाओगे तो टेम्परेचर का क्या होगा बताओ? बढ़ेगा कम होगा बताओ? है, देखो ना बेटा, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम हो रही है मतलब ये तो ऊपर होगा, तो नीचे ठंडा है पानी, नीचे पानी ठंडा होता जा रहा है, सही है ना। हाँ, और सनलाइट वाला भी फैक्टर होगा इंपॉर्टेंट। अभी भी ये कहते हैं कि हम समुद्र को अभी भी बहुत ही कम एक्सप्लोर कर पाए, जैसे स्पेस का नहीं है मामला, उस लेवल मतलब अपन बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। चलो कैलोरीमेट्री का देखते हैं बेटा। कैलोरीमेट्री समझ में आ रहा है आपको? कैलोरी समझते हो बेटा? कैलोरी बोलो यार, वजन वगैरह कम करोगे तुम कभी आगे, तुम्हें समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस। कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज क्या होता है? कैलोरी है हीट की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। क्योंकि हम बॉम्ब, वो है ना, आपने पढ़ा है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है उसके अंदर? बताओ यार, मेरे को बताओ। क्या क्या मेजर करते हैं उधर? हीट ही मेजर करते हो ना, हीट ही मेजर करते हो ना। तो हमने ये बोला यार कि एनर्जी के लिए तो हम जूल यूज करेंगे। एनर्जी के लिए क्या यूनिट यूज करेंगे? जूल। और हीट के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? कैलोरी। अब बात आती है सर, व्हाट इज हीट? पढ़ा है तुमने केमिस्ट्री के अंदर व्हाट इज हीट, जिसको तुम क्यू बोलते हो? क्यू, यूनिट ऑफ हीट क्यू। बताइए बेटा क्यू क्या होता है? गर्मी लग रही है, ये तो हीट नहीं है भाई, दिस इज नॉट हीट। हीट वेव। बताइए हीट क्या होता है बेटा? चलती हुई एनर्जी को अपन हीट बोलते हैं। जैसे मान लो ये बेटा, आपने कोई ऐसा वो लिया, कोई पैन लिया ऐसा, है ना, और यहां पर आपने क्या करा? हमने इसे गर्म कर दिया। तो अब क्या होगा? आपको समझ में आ रहा है सर, एनर्जी जो है इसे ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी ट्रांसफर क्यों हो रही है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से ऑसिलेट कर रहे होंगे, और फिर ये जो एनर्जी है इसको मिल रही है, तो इसके भी तेजी से ऑसिलेट करने लग रहे हैं थोड़ा। तो यहां से यहां कुछ जा रहा है, कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो वो क्या जा रहा है? वो जाती हुई एनर्जी को अपन हीट बोलते हैं, सही है क्या? उस चलती हुई एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? हीट। और हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम, जैसे वो नहीं था, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम, कहां से कहां जाती है ये? ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर।
और किन किन तरीकों से जाती है बेटा, उसके लिए हम अलग से टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो है मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। सही है। हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सर अगर दो बॉडीज है, एक है ए, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बी से, और टी ए ग्रेटर देन टी बी है, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? ए से बी हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। हमेशा कैसे जाएगी? हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। अगर बेटा मैंने ए और बी को कनेक्ट किया होता और दोनों का टेम्परेचर बराबर होता और मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? देयर इज नो हीट ट्रांसफर। व्हाई? बिकॉज ऐसा समझो कि टेम्परेचर का ग्रेडियंट ही नहीं मिला, टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं मिला, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगी? सही है ना? तो हीट ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सही है यहां तक? बोलो यार, आगे पढ़ा दूं? और क्या लिख रहे हो साथ साथ? पढ़ा दूं? फिर एक साथ लिख लेना। अब सुनो बेटा, ये कोई सब्सटेंस है, ये कोई सब्सटेंस है, कुछ मटेरियल है, इसको मैंने हीट दी, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने हीट दी, किसी भी तरीके से मैंने इसे हीट दी। तो बताइए सब्सटेंस का क्या होगा? अगर मैं किसी सब्सटेंस को गर्म करने लगूं तो बेसिकली मैं उसे हीट ट्रांसफर कर रहा हूं, उसको हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो हीट सप्लाई होने पर इसको क्या, इसको हीट मिल रही है। अब ये करेगा क्या उसका? एक्सपेंशन तो हमने देख लिया। हाँ, तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो बेटा इसके साथ दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसका टेम्परेचर राइज हो, या तो इसका टेम्परेचर राइज हो। अगर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि इसका फेज चेंज हो। दो चीजें होंगी इसकी, क्या? या तो इसका टेम्परेचर राइज हो या इसका फेज चेंज हो। दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ये अभी हम देखेंगे, ये अभी हम देखेंगे कि दोनों एक साथ नहीं होते। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हो तो वो दो चीजें कर सकता है, या तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, या वो क्या करेगा? या वो फेज चेंज करेगा। अगर जब वो फेज चेंज करता है तो इस एनर्जी को वो अपने मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम करने में लगा रहा होता है। और अगर अगर अभी फेज चेंज वाली कहानी नहीं चल रही है तो क्या कर रहा होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा होगा। सही है। अब बेटा इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले। मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूं। लेट अस से कोई हमारे पास है बेटा आइस। क्या है हमारे पास? आइस। और लेट अस से ये है, ऊपर लिखता हूं आइस, ये है आइस, और लेट अस से ये है -4 डिग्री सेल्सियस पे, -10 ले लो आप, -10 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसे हीट दिया बेटा। आपने क्या दिया? इसे Q1 हीट दिया, तो क्या होगा बताइए? ये आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। सर मैं हीट दे रहा हूं तो ये हम कहां तक ले आएंगे? इसे आइस ही रहेगी और टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। बताइए बेटा टेम्परेचर का क्या हो गया? यहां पर इंक्रीज हो गया। आपने इसे और हीट दी, इस आइस को आपने और हीट दी। अब ये इस पॉइंट पर है जहां पर इसका फेज चेंज होना है। इसको अपन क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये जो हीट है ये किधर जा रही होगी? आप बोलोगे आपने क्या लगा रखा है? आपने थर्मामीटर लगा रखा है और आप मेजर कर रहे हो कि यार इसे कितनी हीट मिल रही है, आप देखना चाह रहे हो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, पर यार टेम्परेचर के अंदर तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे ये हीट कहां चली गई? आप क्या बोलोगे? यार तो हीट गायब हो गई। तो जो हीट गायब होती लग रही है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। सही है। लेटेंट का मतलब क्या? चला है ना समय रहने वाला। तो हाँ, इंडियाज गॉट लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। भाई छुपा हुआ टैलेंट निकालो भाई लोगों का। सही है ना? हाँ, लेटेंट का मतलब ये होता है। टेम्परेचर क्या है बेटा यहां पर? कांस्टेंट। तो ये जो हीट दे रहे हो ये कहां जा रही है भाई? फेज चेंज में जा रही है बेटा। फेज चेंज यहां पर क्या हो रहा है बताइए? आइस से हम कन्वर्ट हो रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं वाटर में। तो बेटा हम कहां पहुंच जाएंगे बताइए? हम पहुंचेंगे वाटर में, कन्वर्ट करेंगे, इसके एक एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे और वाटर में कन्वर्ट करेंगे, और अभी भी मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो पूरी की पूरी आइस जब तक आखिरी मॉलिक्यूल
आइस का वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता जब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। पहले ये काम पूरा होगा, पूरा वाटर बनेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। आ रही बात समझ में? अब मुझे बताओ बेटा, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आइस भी है और वाटर भी है, बताइए उसका टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि अभी आइस पूरी तरीके से पिघली नहीं है। अगर आइस पूरी तरीके से पिघली नहीं है तो वो टेम्परेचर 0 ही रखेगी। अच्छा, अभी आप उसको हीट देने लग जाओ, आइस और वाटर एक साथ है दोनों, तो टेम्परेचर 0, तो आप हीट देने लग जाओ उसे, तो क्या होगा? हाँ, टेम्परेचर 0 ही रहेगा जब तक पूरी आइस पिघल के वाटर ना बन जाए भाई। सही है? तो आप बेटा ऐसा ग्लास लेते हो, पानी लेते हो, उसमें आप आइस डाल देते हो और आप उसे थोड़ी देर रहने दो, है ना, वो आने दो इक्विलिब्रियम टाइप का। तो आप देखोगे अगर आइस और वाटर दोनों एक साथ हैं 10 मिनट बाद भी, ऐसा मान लेते हैं, तो टेम्परेचर कितना हो रखा होगा सॉल्यूशन का? 0 ही होगा। अच्छा, फिर आपने और हीट दी, Q3 दी बेटा आपने। Q3 देने पे क्या होगा? अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइज करेगा, और हम कहां तक जाएंगे बेटा? कहां तक राइज करेगा? जब तक कि नेक्स्ट पॉइंट ना आ जाए, बदलने वाला फेज चेंज का नेक्स्ट फेज ना आ जाए। कौन सा? ये वाटर ही रहेगा। कहां तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद बेटा आप नहीं माने, आपने इसे और हीट दी। सही है? लेटर से आपने आइस से चालू किया था मामला, और आपने स्टोव को ऑन कर रखा है, भैया चलने दो, हीट देते रहो कंटिन्यूअसली, ठीक है, मिलती जा रही है हीट। फिर क्या हुआ बेटा, आप बताओ? अब जो आप Q4 दोगे वो किस काम आएगी बेटा? वो आएगी फेज चेंज। फेज चेंज में क्या होगा? आप वाटर से जाओगे किसमें? वेपर में। किसमें जाओगे? हाँ, गैस और वेपर एक ही बात होती है, गैस वेपर सब एक ही बात है, ठीक है। तो वेपर में जाओगे बेटा, आप वेपर में जाओगे और ये सारी हीट इसमें चली जाएगी, और ये कहां चले जाओगे बेटा? आप जाओगे वाटर, नहीं सॉरी, स्टीम, स्टीम बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे इसे? स्टीम लेते ना अपन सर्दी जुकाम में, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। बाप अभी भी नहीं माने, आपने और हीट दी, Q5। अब क्या होगा बेटा? स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आप इसे किसी भी टेम्परेचर तक लेकर के जाओ। तो बताइए स्टीम ज्यादा खतरनाक है या गर्म पानी ज्यादा खतरनाक है? स्टीम ज्यादा खतरनाक है, स्टीम ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर जो है बेटा पानी के 100 से भी ज्यादा होता है। पानी उबल रहा है तो कहां तक हो सकता है? 100 तक, पर उबल करके जिसमें कन्वर्ट हो रहा है ना वो है स्टीम, तो स्टीम से लोग जल जाते हैं। सही है? स्टीम इज मोर हार्मफुल। सही है ना? कभी आप अगर ऐसे लेंगे अगर स्टीम, तो आप उस पर एकदम गलती से भी पास में जैसे ऊपर आ गई तो ठंडी हो जाती है स्टीम, पर जब जहां से वो निकल रही है स्टीम, अगर आप वहां पे हाथ लगा के देखोगे ना तो आपको खतरनाक वाला एहसास होगा कि अरे बहुत ज्यादा गर्म है यार। तो अरे बस समझ में। तो मुझे बताओ बेटा Q1, Q3 और Q5 तीनों केस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज हो रहा है। और Q2 और Q4 के दौरान क्या हो रहा है? ओनली फेज चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। सही है? तो अपन एक एक करके देखेंगे, बना लीजिए। इनके नाम भी यहीं लिख लेना बेटा। इसको क्या बोलते हैं अपन?
इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? मेल्टिंग पॉइंट। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलेंगे एमपी, इसे बोलेंगे बीपी। अच्छा, मुझे एक चीज और बता पाओगे तुम कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? 100 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है हम्म इवेपोरेशन कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होता है। होता क्या है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है? 100 डिग्री अभी तुम देखते होगे ना कि यार मैं इस पानी को ऐसा छोड़ के जाऊं, कल आऊंगा तो कुछ कम होगा पानी है, पर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं हुआ था। फिर ये पानी स्टीम में क्यों कन्वर्ट हो गया या वेपर में क्यों कन्वर्ट हो गया? तो इसमें तो इवेपोरेशन हुआ है, इसमें तो बॉइलिंग नहीं हुआ ना। 100 डिग्री सेल्सियस तक थोड़ा गया होगा ये पानी, सही है ना? तो बताइए इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? एक जैसे लगते हैं, सरफेस फिनोमेनन है इवेपोरेशन, सही है। और बॉइलिंग में नीचे से जो पार्टिकल होता है लिक्विड का, वो हीट एनर्जी गेन करके ऊपर जाता है ठीक है, और वेपर फेज में चला जाता है। पर इवेपोरेशन कब होता है और बॉइलिंग कब होती है? बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ। और इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर्स। पढ़ा है तुमने कहीं है? हाँ, कहाँ पे? 10th में। ठीक है, आईसीएससी में। ठीक है, बाकी लोग हाँ सर, 10वीं में था। हैं? था? ये वही लैटेंसी का फ्यूजन था। ये भी था ना, बॉम्ब गैल्वेट्री भी था। आईसीएससी में था। स्टेट बोर्ड भी कम नहीं है भाई, स्टेट बोर्ड में भी। सीबीएसई में तो नहीं होता ये सब, सीबीएसई में तो डिलीटेड। लास्ट में बहुत कुछ हुआ था उनका बोर्ड के टाइम पे। चलो ये लिखेंगे अपन, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। और इवेपोरेशन बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया रखोगे पानी का, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा।
जैसे कपड़े बेटा अपन नहीं सुखा देते, उसमें इवेपोरेशन ही तो होता है, पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, कपड़ा सूख जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में तो न ले जाते हैं उस कपड़े को सुखाने के लिए, और उसे फैला फैला करके सुखाते हैं अपन ताकि सरफेस एरिया बढ़े। लिख लें इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप देखिए बेटा। ये हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, यहां पर ये लिक्विड की सरफेस है, सही है। अब होता क्या है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स है उनके कारण जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सही है। एटमॉस्फेयर का भी तो वजन है यार, एटमॉस्फेयर का भी वजन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक होता है वेपर प्रेशर, एक होता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, देखिए बेटा, किसी भी टेम्परेचर पे, वेपराइजेशन भी बोलते हैं इसे, इवेपोरेशन का एक नाम और क्या है, वेपराइजेशन। तो क्या होता है बेटा, किसी भी यानी जनरल टेम्परेचर पे क्या होता है, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सरफेस वाले, ये थोड़ी सी अगर इनमें एनर्जी आ जाए तो ये बिल्कुल ना ऐसे कोने पर होते हैं, एकदम ऊपर। तो ये क्या करते हैं, ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। सोचो अगर वो मॉलिक्यूल पानी में रहेगा तो उसको कम एनर्जी चाहिए, अगर वो हवा में चला जाएगा तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो कुछ ऐसा समझो कि आजू बाजू की जगह से एनर्जी लेकर के, ऐसा थर्मल एनर्जी लेकर के, टेम्परेचर लेकर के यहां उछलने की कोशिश करते हैं, ऐसे रैंडमली किधर जाने की कोशिश करते हैं, ये एयर में जाने की कोशिश करते हैं, सही है ना। अब इसकी वजह से भाई कुछ तो टेम्परेचर है ना यार, तो कुछ तो लोग होंगे ना जो कोशिश करेंगे कि हम आगे चलते हैं, हम यहां से बाहर निकल के हवा में जाते हैं, वेपर बनने की कोशिश करते हैं। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स जब बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो अंदर से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर, पर इन्हें दबा दिया जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। वो इनको बोलता है चलो भाई अंदर चलो, अंदर चलो, सही है क्या। ये क्या बोल रहे हैं, हमें यूं जाना है, ये जो यूं जाने के लिए बोल रहे हैं, ये किस प्रेशर से बोल रहे हैं, तो ऐसे एक लेयर सी बन जाती है बेटा इसके ऊपर, जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स किधर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मान लो 100 जनों ने कोशिश करी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलता है, भैया हम ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन ए वेपर प्रेशर। तो वो क्या करता है, इन 100 में से 4-5 को ही निकलने देता है, बाकी सब दोबारा गिर जाते हैं पानी के अंदर, सही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है बेटा, तो और ज्यादा मॉलिक्यूल्स कूदने लगते हैं, वो बोलता है भैया हमें जाना है, हमें जाना है। तो अब वो 100 में से कुछ 20 को जाने देता है टेम्परेचर बढ़ने पर। अब आता है बेटा टेम्परेचर क्या, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि ये अपना प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है ना, उसे इसके बराबर कर लेते हैं। तो अब बराबर की पावर होगी। अब ये ऐसे बोलते हैं यार हमें कोई रोकने वाला ही नहीं है अब ये सारे मॉलिक्यूल्स बेटा क्या करने लग जाते हैं, एक एक करके बाहर जाने लगे। मतलब अगर 100 ऊपर जा रहे हैं तो 100 के 100 इधर जाने लग जाते हैं। ऐसा कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे इनफ इनका प्रेशर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि हम इसे बीट कर पाते हैं या इसके बराबर हो जाता है, सही है क्या। और फिर क्या होता है बेटा, ये ऊपर वाले जाते हैं, फिर नीचे वाले आ जाते हैं, नई सरफेस बन जाएगी ना, फिर ऐसे सारा जो है ये ऐसे उड़ता जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग, सही है क्या। तो एट एनी जनरल टेम्परेचर क्या चल रहा होता है, इवेपोरेशन चल रहा होता है। उस समय सारे तो नहीं जा पाते पर थोड़े बहुत तो फिर भी जाते हैं। तो अगर आपको इवेपोरेशन का रेट बढ़ाना है, जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स को भेजना है, तो भैया ज्यादा मॉलिक्यूल्स होने चाहिए सरफेस पे, क्योंकि ये हिम्मत कौन करते हैं, ये वाला तो नहीं करेगा ना यार। ये वाला बोलेगा पहले तो यहां जाना है भाई, फिर ऊपर जाना है, तो ये बोलेगा बैठे रहो चुपचाप। कौन करेंगे हिम्मत, जो सरफेस पर होंगे। तो आप सरफेस एरिया बढ़ा दो। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा,
ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस के होंगे तो ज्यादा कोशिश करेंगे, उसमें से कुछ बाहर जा पाएंगे तो फिर भी ज्यादा हो गया, सही है ना। और दूसरा क्या करो, टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ज्यादा हिम्मत करेंगे तो कुछ पहले के मुकाबले ज्यादा जा पाएंगे। तो ये होता है बेटा इवेपोरेशन या वेपराइजेशन, और ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है। और 100 तक क्या हो जाती है इनकी खतरनाक यूनिटी बन जाती है। 100 पे ये सारे क्या बोलते हैं कि भैया हमें तो जाना ही है। अब जब जाना ही है, ये इतनी क्वांटिटी में हो जाते हैं कि इनका प्रेशर बराबर किसके हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर ये सारे बाहर जाने लग जाते हैं, फिर को रोकने वाला ही नहीं है जब तक ये पूरा नहीं हो जाए। जब तक ये पूरा नहीं हो जाए, मान लो तुमने कोई पतीले में पानी गर्म किया, अब टेम्परेचर 100 से ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि तुम तो कंटिन्यूअसली हीट देते जा रहे हो ना, वो जा कर रही है, पानी तो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 हो गया। जब तक की, और तुमने यहां पर एक वो डाल रखा है क्या, थर्मामीटर डाल रखा है तुमने, जब तक कि बेटा पूरा पानी कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब पूरा जल नहीं जाए ना वो, जब तक इसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे मैक्सिमम इवेपोरेशन हो रहा है, हाँ उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आएगा वो जाएगा, फिर रिजेक्शन नहीं है, फिर ये है भैया जाना है मतलब जाना है। अब एट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, पी एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या पी नॉट बराबर बेटा पी वेपर, दोनों बराबर हो जाते हैं, सही। चलो ये लिख लो, अगर छोटा सा एक कहीं लिखना चाहो तो, क्या, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन वर्सेस बॉइलिंग। क्योंकि प्रैक्टिकली हम क्या देख रहे होते हैं, हम वेपराइजेशन देख रहे होते हैं, हम बॉइलिंग देख ही नहीं रहे होते हैं। हम तो क्या देख रहे हैं, हम तो वेपराइजेशन देख रहे हैं भाई। 100 कहां जा रहा है टेम्परेचर, समझ लिए। यहाँ बहुत सारे मेंढक है, उछल रहे हैं, वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 पर उनकी हिम्मत टूट जाती है, बोले भैया अब तो जाएंगे ही, अब नहीं रुकेंगे। हाँ अगर 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 मान लेते हैं हम किसी हाइट पे चले जाए, है ना, भी हम देखेंगे फेजर डायग्राम करके एक होता है, अगर हम हाइट पे चले जाएं तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट कम हो जाती है, तो वजन कम हो गया, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो जो वेपर प्रेशर है वो आसानी से इसे बीट कर पाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट वहां कम हो जाता है। तो पता चला 80, हाँ 80 पर ही है जो बॉइलिंग हो जा रही है, इसलिए वहां पे खाना ढंग से नहीं पकता। क्यों, क्योंकि खाना को पकने की आदत है 100 पे, और आप 80 पे पक जा रहे हो, 80 पे ही तो पकेगा ना अब, क्योंकि 80 से ऊपर बढ़ेगा ही नहीं जब तक कि वो पूरा पानी कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो 80 से ऊपर बढ़ा ही नहीं, अब वो पिघलेगा ही नहीं, वो जो मैगी है वो ढंग से उसके वो पकेगा ही नहीं, मतलब वो टूटेगी नहीं, सही है ना। इसलिए कुकर प्रेशर यूज किया जाता है, सॉरी प्रेशर कुकर यूज किया जाता है। उससे हम क्या करते हैं बेटा, प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वो 120 130 पे कन्वर्ट होने लगेगा, तो उतने में तो सब्जी की हालत खराब हो जाएगी 120 130 पे। इसलिए प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी बन जाती है सब्जी, फिर वो सीटी बजती है तो प्रेशर रिलीज होता है। वो सीटी बजने का मतलब क्या है, भैया प्रेशर अब रिलीज हो रहा है ना, ज्यादा हो गया, नहीं तो वो कुकर ही फट जाएगा ना। 3 सीटी बाद बंद कर देना, 4 के बाद बंद कर देना, है घर घर की कहानी है, तो यार होना भी चाहिए। ज्यादा अगर पानी डाल दिया होगा तो ज्यादा सीटी आएगी, हाँ बोल सकते हो, क्योंकि स्टीम में ज्यादा कन्वर्ट होगी ना वो। भाई वो जो प्रेशर बन रहा है वो बन तो स्टीम से ही रहा है ना, तो पानी ही नहीं है तो स्टीम में क्या कन्वर्ट होगा, जल जाएगी फिर। तब ज्यादा पानी डालो तो ज्यादा सीटी लगा पाओगे। क्या हो गया, फोन की आवाज आई थी, किसका फोन,
दरवाजा खुला था। प्रेशर कुकर इसलिए फट जाएगा ना यार, प्रेशर अब वो रिलीज होना चाहिए था उससे, और वो अंदर से रिलीज ही नहीं हुआ, तो यूं ब्लास्ट नहीं होगा यार। खराब भी हो सकता है, हमारे ही खराब है भाई, उसको यूं करना ही पड़ता है। वो ऑटोमेटिक का फंक्शन है उसमें, पर वो कब है, जब वो सही हो। अगर वो अटकी रह गई तो फिर हर जगह से ऐसे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ना, तो एक्सपेंशन होना चाह रहा है उसका, तो वो यूं ही फूटेगा ना यार। तो ऐसा ऊपर जाता ऊपर। तो ये सब ट्रेजेडीज है किसकी, किचन की, है ना। सब कुछ होता है, मतलब वो अपना सिलेंडर भी फटता है, कुकर भी फटता है, सारी चीजें होती है भाई वहां पे किचन में। खून भी निकल जाता है, ये काटते हुए भी खून निकल जाता है, कुछ भी हो सकता है किचन में आपके साथ, ये मान के चलो है। चलो यार, एक दो फॉर्मूले देख ले, क्या बहुत हो गया, सिखा दूं ना, प्रैक्टिकल बात है ना यार। तो कैलोरी किसकी यूनिट होती है बेटा, हीट की। हीट क्या है, एक प्रकार की एनर्जी ही है, पर चलती हुई एनर्जी। तो दो केसेस है हमारे पास, क्या पहला क्या है बेटा, जब टेम्परेचर राइज वाला, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैथमेटिकली देखो क्या फॉर्मूला है। हमने क्या देखा, हमने बोला जब हम हीट देते हैं तो जितना ज्यादा हीट देते हैं उतना ज्यादा टेम्परेचर का इंक्रीज होता है। बोलो यार, सही बात है ना, जितना ज्यादा हीट दी उतना ही ज्यादा टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी हमने। दूसरा हमने देखा, जितना ज्यादा मास होता है उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ती है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं बेटा तो क्या बनेगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी, सही है ना। और जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम आपको पता है, आप C तो बेटा उसके लिए यूज करते हैं, गैस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि वहां मोलर करते हैं हम, या मास में कर रहे हैं। तो हम बेटा जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है S, स्मॉल s डेल्टा टी। दिस स्मॉल s इज कॉल्ड specific heat capacity, specific heat capacity, very very important। सर ये S कौन डिसाइड करता है, S कैसे पता चलेगा किसी मटेरियल का, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। जो भी उस मटेरियल का S होगा वो हमें दिया जाएगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसका मीनिंग बताए बेटा क्या बन रहा है, S का फॉर्मूला क्या बन रहा है बताओ, S का फॉर्मूला बताएं क्या बन रहा है यहां से, Q बाय m डेल्टा टी। यस, इससे इसकी यूनिट भी आ जाएगी, सारी कहानी आ जाएगी। मुझे बताइए, अगर बेटा डेल्टा टी को मैं 1 ले लूं, मास को भी मैं 1 ले लूं, तो S बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मतलब ये 1 kg का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट देनी पड़ती है वही S होता है, 1 kg का। इसीलिए स्पेसिफिक है, क्यों, क्योंकि 1 kg के लिए बोल रहे है ना। तो 1 kg का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, लेटेस्ट से बेटा 1 किलो कुछ है, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो जो हीट देनी पड़ेगी उसे, वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब मुझे बताओ S हाई क्या होगा, S लो कब होगा, S ज्यादा का मतलब क्या बेटा, सोचो, S ज्यादा। अब यहां से आपको समझ में आएगा कि हम जो भी ऐसा गर्म सेक करते हैं ना, उसके लिए पानी क्यों यूज करते हैं, तेल क्यों नहीं यूज करते भाई, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। तो क्या क्या हाँ। और दूसरी बात, जो रेत होती है ना, रेत, जहां ये कौन से एरियाज होते हैं, डेजर्ट एरियाज है ना, राजस्थान में से थार डेजर्ट है, तो उधर आप देखेंगे कि दिन में भयंकर गर्म हो रही है भाई रेत, और रात को भाई साहब ठंडी, है ना। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये S डिसाइड कर रहा है। देखो बेटा आप ध्यान से सुनो, फिर वो जो विंड वगैरह चलती है, ध्यान है आपको, समुद्र में इधर से इधर चलती है, सुबह से शाम को, सुबह इधर चलती है और शाम को उल्टी चलती है, वो सब यहीं से समझ में आएगा। मुझे बताओ बेटा, S ज्यादा का मतलब, S हाई का मतलब क्या है,
एस हाई बेटा मतलब ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको क्या देनी पड़ रही है, ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, मतलब वो ज्यादा एनर्जी खा रही है, वो ज्यादा एनर्जी ले रही है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। सही है क्या? ऐसे लोग कौन होंगे बेटा, ये कौन होंगे? अगर मैं मेटल और नॉन मेटल में कंपेयर करूं तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कौन ज्यादा हीट ले रहा होगा? नॉन मेटल ले रहा होगा। तो एस आई किनका होता है बेटा? नॉन मेटल्स का बोल सकता हूं मैं। यस। और बेटा किसका होता है एस आई? पानी का भी होता है, वाटर का भी होता है। कॉमा लगा देता हूं, कॉमा। वाटर अगर ज्यादा हीट ले रहा है, किसके मुकाबले कह रहा हूं मैं? ऑयल के मुकाबले में। तो बेटा जब उसका 1 डिग्री सेल्सियस घटाएगा टेम्परेचर, उतनी हीट देगा भी तो सही। अब तुमने किसी उसको गर्म कर लिया और तुमने उसे ऐसे लगा रहे हो, तो अब उसका 1 डिग्री सेल्सियस घटेगा तो वो उतनी हीट आपको देगा। अब पता चला यार ये तो 1 डिग्री सेल्सियस घट गया, हीट जरा सी दी, तो भाई 10 डिग्री सेल्सियस घटना था, घट गया, हीट जरा सी मिली। तो जो जितनी मुश्किल से गर्म हुआ है, जितना टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी ली है, जब वो ठंडा होता है उतनी ही वो एनर्जी हीट जो है वो वापस देता है आपको। सही है क्या? तो नॉन मेटल्स, वुड ये सब इसमें आ जाता है। एस लो किसका होता है बेटा? एस लो क्या है? ये एस हाई पता है किनका है? जिन्हें गुस्सा बहुत धीमे आता है। तो आप ये देखोगे जिन्हें गुस्सा बहुत धीमे आता है, बहुत कूल लोग जो होते हैं, वो बुरा मान जाते हैं तो फिर वो खत्म हो गई बात। ऐसा नहीं, मतलब अगर आपसे कोई कौन बुरा मान गया, जो जनरली अच्छा रहता है, जनरली रिएक्ट नहीं करता जल्दी, अगर वो आपसे बुरा मान गया मतलब क्या? उसका एस हाई है। एस हाई मतलब क्या है? हाँ, उसमें जो चेंज आने में बेटा बहुत फर्क लगा है। उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारी एनर्जी ली है। तो जब वो देगा तो 1 डिग्री सेल्सियस जब घटेगा तो बहुत सारी हीट देगा वो। एस लो का मतलब क्या? बहुत जल्दी गर्म हो गया, बहुत जल्दी ठंडा हो गया। सही है। तो जिसको जल्दी गुस्सा आता है वो और जल्दी नॉर्मल भी हो जाता है वो। सही है। और जिसे धीमे गुस्सा आता है वो फिर धीमे ही ठंडा होता है। सही है क्या? तो जो चीज जितना देरी से गर्म होगी उतना ही देरी से ठंडी होगी, और जो चीज जितना जल्दी गर्म होगी, अब चाकू है और इसको गर्म कर लो और फिर हटा लो, जल्दी से ठंडा भी हो गया। तो एस लो किसका होता होगा बेटा बताओ? एस लो मतलब 1 kg का 1 डिग्री से कम हीट चाहिए, कम हीट चाहिए, मतलब जल्दी से ठंडा हो, जल्दी से गर्म हो जाता है। जल्दी से गर्म कौन हो जाएंगे बेटा? ये मेटल्स वगैरह जो है ना, जल्दी से गर्म हो जाएंगे। और बेटा इसमें कौन आ जाएगा बताओ? और वो आ जाएगा कौन? नहीं, हाँ ऑयल भी आ जाएगा, और दूसरा वो भी आ जाएगी रेत, सैंड। सैंड देखिए बेटा दिन में जल्दी से गर्म हो गई तो फिर जल्दी से ठंडी हो गई भाई। सही है ना? पानी का क्या सीन है? पानी आप समुद्र किनारे रहते हो यार, हमेशा गर्मी सी रहती है, तो दिन भर तो उसने उसका टेम्परेचर बढ़ा लिया, अब रात को वो क्या करेगा? अब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया, पानी का टेम्परेचर ज्यादा है, अब हीट कहां से कहां जाएगी? पानी से सराउंडिंग के अंदर। वो धीमे धीमे गर्म, धीमे धीमे ठंडा होगा, धीमे धीमे ठंडा होगा तो लंबे टाइम तक चलेगा वो। और रेत का कैसा है? दिन में क्या हो रहा है? हाई टेम्परेचर बाहर है, रेत ठंडी थी तो यहां से यहां हीट गई, रेत गर्म हो गई। और रात को क्या हुआ? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हुआ, रेत का ज्यादा था, तो जितना जल्दी गर्म हुई थी उतना जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। सही है क्या? तो बेटा एस से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं क्या, कि कौन कितनी जल्दी, जल्दी मतलब ज्यादा हीट या कम हीट, कम हीट में ही हो जा रहा है तो जल्दी हो जा रहा है, और ज्यादा हीट ले रहा है गर्म होने में तो ज्यादा हाई। एस उसका हाई है। समझ में आया क्या? इसे स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि हम 1 kg की बात कर रहे हैं हमेशा, तो एस डिफाइन कर रहा हूं तो सबके लिए क्या लूंगा? 1 kg ही लूंगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताइए? अगर मैं ऐसा यूनिट बात करूं तो क्यू की ले लूंगा जूल, नहीं ऐसा ही में इसको जूल लेते हैं। मास का हो जाएगा बेटा केजी, और डेल्टा टी तो केल्विन चाहे डिग्री सेल्सियस एक ही बात है। अगर सीजीएस में बात करूं, हम जनरली सीजीएस में जूल का कैलोरी करते हैं। सीजीएस में क्या करते हैं अपन? जूल का कैलोरी। तो जूल की जगह क्या ले लेंगे बेटा? कैलोरी, ग्राम, एंड ये तो सेम ही रहेगा डिग्री सेल्सियस। सही है? चलिए लिख लीजिए इसे। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
एस मुझे याद होना चाहिए बेटा 2 का, एस ऑफ वाटर कितना होता है, ये होता है 1 सीजीएस के अंदर, ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये होता है 4200 किसके अंदर, जूल के अंदर, मतलब एमकेएस के अंदर, केजी डिग्री सेल्सियस। एस ऑफ आइस भी याद होना चाहिए आपको, ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस सीजीएस में, और ये हो जाएगा एमकेएस में इसका आधा 2100 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। मुझे बताइए बेटा, आप कुकर यूज कर रहे हो, उसका एस हाई होना चाहिए या स्लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए। पता लगा हीट जो है वो कुकर ही खा गया। लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके फटाक से टेम्परेचर बढ़ा है। भाई तू काहे की हीट खा रहा है? भाई खाने को देनी है हीट, समझ में आ रहा है? वो अपना टेम्परेचर बढ़ाने में हीट खा गया, तो अंदर जो चीज है जिस पे जानी थी हीट, वो तो जा ही नहीं पाएगी ज्यादा। सही है ना? तो कुकर का एस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। आपका एस कैसा होना चाहिए बेटा? है? हाँ, बच्चों का एस कैसा होता है? हाई होता है। नहीं, लो होता है ना तुम्हारा तो। हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए मतलब आप थोड़ा सा ठहरिए, ऐसा वाला ठहरेंगे, सोचेंगे तो एस हाई है, और फटाक से रिएक्शन दे देंगे, इसका मतलब क्या है? एस इज लो। सही है ना? रेगिस्तान ठंडा इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि रेत जो है वो जितना जल्दी गर्म हुई थी उतनी जल्दी ठंडी भी हो गई। हाँ, हीट लूज करके चली गई ना एनवायरमेंट में। बाहर तो ठंडी थी ना, ऐसे गर्मियों में ठंडा नहीं हो रहा भाई। रेगिस्तान में अगर तुम जाओगे ना दिसंबर में, जनवरी में, जहां ठंड हो रही है नॉर्मली, वहां पर आपको ज्यादा ठंड लगेगी। क्यों? क्योंकि तो एक तो एनवायरमेंट में ठंडक है, और दूसरा रेत भी ठंडी है, इसीलिए। भाई अगर ये फर्श ठंडा होगा तो भी तो ठंडा ही हो गया ना। ऐसा नहीं गर्मियों में भी रेत जो है वो हो रही है, गर्मियों में भी वो लूज फटाक से कर देगी, रेत ठंडी हो जाएगी, पर एनवायरमेंट गर्म ही रहेगा, क्योंकि बाहर भी गर्मी है और कुछ इसने भी छोड़ी है। और सर्दियों में क्या हो रहा है? डबल इफेक्ट आ रहा है। क्या? बाहर तो सर्दी है ही है, हमें एक्सपेक्टेड था यार दिन में तो खूब तपी है भाई तू, अब रात में तेरे में लेट जाएंगे हम तो, कंबल की जरूरत ही नहीं है। अब तुम रेत में घुस गए, पता चला है तो कंबल से, मतलब ये तो नॉर्मल से भी ज्यादा ठंडी पड़ी है। ये है गेम। एक हाँ, इसमें हीट लॉस किधर भी कुछ नहीं होता है ना, अगर बॉडी को कंडक्ट कर रहे हैं। अभी मतलब अपने बोले ना पानी, स्टीम जब हमारे बॉडी पे लगता है हाँ, तो पूरा का पूरा लग जाता है, तो उसमें कोई लॉस नहीं होता ना किधर। अब कौन सा लॉस है यार? कहाँ लॉस हो गया तुझे? हीट का बात कर रहा हूँ, हीट किधर और नहीं जाता ना, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ भी सही है, वो एनर्जी है ना हीट तो बस। अच्छा सर, वो कभी होता है ना कि वो यूजलेस हीट ऐसा कुछ आता है, कभी कभी हीट ऐसा यूजलेस फॉर्म में आ जाता है ना। हीट तो यूजलेस ही है बेटा, अच्छा, हीट तो है ही यूजलेस। बट आप उसका कुछ काम लेना चाह रहे हो, अब फ्रिक्शन से एनर्जी मिली हीट के फॉर्म में, अब अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी है तो उससे पानी गर्म कर लो, नहीं तो खराब है वो रुकी नहीं रहेगी। हाँ कल मिलते हैं भाई, कल आ जाइयो यार तू, अभी स्टोर करके जा रहा हूँ, कल मिलूंगा, देख मैं। ऐसा नहीं होता। अभी तुमने स्टोव ऑन कर दिया, 5 मिनट बिना किसी गर्म करे तुमने वेस्ट कर दिया, तो जो 5 मिनट में एनर्जी गई वो गई एनवायरमेंट में, पर वो एनवायरमेंट के हिसाब से, यूनिवर्स के हिसाब से वेस्ट नहीं हुई, उससे कुछ तो टेम्परेचर बढ़ा होगा एनवायरमेंट का, और वो मास इतना ज्यादा है कि इतनी सी हीट से क्या टेम्परेचर चेंज होगा। सही है बेटा, यहां तक एस समझ गए ना तुम?
एस ऑफ वाटर याद करना पड़ेगा आपको, किसमें, सीजीएस में, एक और आधा, एक और आधा, सही है। अब मैं आपको कौन सा पढ़ा देता हूं, अब मैं आपको पढ़ा देता हूं कौन से वाला, फेस चेंज। मिटा दूं ये। तो दूसरा क्या केस हो सकता है, फेज चेंज का। फेज चेंज में ये वाली इक्वेशन तो नहीं लगेगी बेटा, क्यों, क्योंकि यहां तो डेल्टा टी 0 है, टेम्परेचर तो बदलता ही नहीं, यहां तो कुछ और होता होगा। यहां आता है Q इज ओनली प्रोपोर्शनल टू मास, Q इज ओनली प्रोपोर्शनल टू मास, डेल्टा टी हटा दो, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आता है बेटा, वो कांस्टेंट होता है L। इस L को बोलते हैं हम लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, सही है। अब बेटा ये L भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो आपका मेल्टिंग पॉइंट वाला, तो अगर पहला केस ले लेते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला हो गया आपका, L बेटा कितने प्रकार का होगा, तो मैं ए पार्ट बता रहा हूं आपको, कौन से वाला, मेल्टिंग वाला, मेल्टिंग, मेल्टिंग के लिए जो L होता है बेटा, उसका L का नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पता है तुम लोगों को। अच्छा, तो Q बराबर कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर, M इंटू एल एफ। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, Q बाय M। Q का क्या हो जाएगा, अपन अगर सीजीएस में बात करें, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी, सही है ना, जूल पर केजी। तो Q इज इक्वल टू एम एल एफ, और एल एफ की वैल्यू बेटा हमें याद हो जानी चाहिए, ये होती है 80, कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। सब सीजीएस में याद करते हैं क्योंकि हम कैलोरीज में बात कर रहे होते हैं जनरली, 80 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, दूसरा क्या पॉइंट आता है जब चेंज हो रहा होता है, बॉइलिंग, बॉइलिंग के लिए एल होता है एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये वैल्यू होती है बेटा 540, समझ रहे हो। इसका 1 ग्राम को बदलने में, कन्वर्जन में कितनी एनर्जी यूज होती है, 80 कैलोरी। इसके 1 ग्राम को पानी से स्टीम में बदलने में 540, इतना ज्यादा फर्क है। तो कौन सा प्रोसेस आसान है, ये आसान है, आइस को पिघलाना आसान है, स्टीम में कन्वर्ट करना मुश्किल है। 540 कैलोरी पर ग्राम, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज बेटा याद करनी है। वहां पर कौन कौन सी थी, 1 और 0.5, यहाँ क्या है 80 और 540, ये लिख लीजिए। मैं आपको फिर एक कर्व बताता हूं, फिर हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेटेंट हीट, आप बोलो तो मैं आपको हीटिंग कर्व बता दूं आज, है, बताओ, बता दूं, अभी सोन बताया, कैलोरी मीटर बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट क्या होता है हमारा, हीट ट्रांसफर, उसमें कन्वेक्शन तो हमारे सिलेबस में नहीं होता, कौन कौन सा सीखते हैं हम, कंडक्शन, और कंडक्शन इज रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसमें एक ही फॉर्मूला जो मैं उससे रिलेट करूंगा, इसलिए अपन ने 12th में रखा है इसे। और फिर आएगा एक रेडिएशन, रेडिएशन इज इंपॉर्टेंट, है ना, स्टीफन्स लॉ वगैरह सुना हुआ तुमने कभी, नहीं, तो रेडिएशन, रेडिएशन के बाद फिर हम कहां जाएंगे, फिर आएंगे हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर आपकी केमिस्ट्री में हम थोड़ा जाएंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर केमिस्ट्री में चलेंगे। बस ये कुछ आप सीख चुके हो, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट तो हो चुका है ना, कब खत्म हुआ, ठीक, नहीं वो तो मैं बताऊंगा, पर आपने ये चैप्टर हो चुका है, बस मैं यही पूछना चाह रहा हूं। पहले तो होता था ना, जब ये डिलीटेड नहीं था, है ना, 2 साल पहले,
तो उससे पहले तो ये होता था, मैं फिजिक्स में यहाँ बोलता था, बच्चा केमिस्ट्री बोलता था, हाँ सर ये तो पता ही है सर, हाँ सर ये तो पता ही है सर, हाँ ये तो पता ही है। तो जो चैप्टर मैं ये समझो कि 6 दिन लेता, वो 1 दिन में हो जाता, ऐसा होता था। अब नहीं होता ऐसा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ ऐसा मैं करूंगा, बट अगर आपको पता होगा तो आप कंफर्टेबल तो रहोगे ना एटलीस्ट, ये पूछ रहा हूँ। देख ले एक बार हीटिंग कर। नहीं। अच्छा, आप होमवर्क कहाँ से कर रहे हो? वो वाला, हाँ 11th वाला मॉड्यूल करो, 11th वाला मॉड्यूल करो। लाओ मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। लाना है ना बेटा, अभी तो 4th मॉड्यूल आपको लेकर के आना है ना, लाओ पीछे। कह रहे किसको? हाँ यार, एसएचएम वेव नहीं है ये, सिर्फ थर्मल फिजिक्स है ये। हैं? तुम जैसे उससे पूछ रहे हो यार, तुम अब क्या ही बोलूं मैं। हाँ, क्योंकि वो ड्रॉपर थे, उन्होंने बाकी चीजें कर रखी है, प्रैक्टिस की, उनके लिए नए क्वेश्चन। आपको ये ज्यादा बेटर लग रही है नई वाली? उसमें थोड़ी इजी भी है ना सर, तो ठीक है, उसमें कैटेगरी वाइज में थोड़े अच्छे क्वेश्चन और फिर फ्री वाइज। तो बेटा इसका आंसर यही है कि सब बढ़िया है ना? आप कोई भी एक करो बस। जिंदगी में बेटा क्या क्या बढ़िया आप छोड़ के यहाँ बैठे हो ना, है ना? सही बात है ना? इसीलिए बात यह है कि जो करो वही बढ़िया है, पर उसे पूरी अच्छे से करो। ये नहीं आधा यहां से आधा वहां से, ये नहीं होना चाहिए, मिक्सर मत करो। तो कहां है हम इसमें, किधर है? हाँ पहला चैप्टर ही है। PS2 तक तो देखो आप कर लो। PS2 में ना, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। बेटा ये होल है, इसमें ये मटेरियल है पूरा, सही है? अब आप मुझे बताओ, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? ये होल बढ़ेगा या घटेगा? अच्छा, ये जो दूरी है ये वाली, ये बढ़ेगी कि घटेगी? अच्छा, ये इसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा? ये घटेगा। और ये बढ़ेगा या घटेगा? सुनो अभी लॉजिक क्या है, इसको बोलते हैं बेटा फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। अगर आप फोटोकॉपी वाले के पास लेके जाओ और उसे बोलो, हाँ उसे बोलो भैया एक काम करो भैया, आप इसे 200% कर दो। जैसे ना वो बनाते ना, क्या करते हैं, पर्ची बनाते हैं, फर्रे बनाते हैं, तो उसका भैया 25% कर दो। हमारे टाइम पे ऐसा चलता था, कॉपी दे दी उसे, लिखना थोड़ी ना है भाई, फोटोकॉपी वाला ही कर रहा है, इतना सा करके दे देगा वो आपको, है ना? तो उसमें क्या होगा बेटा, ऐसा थोड़ी ना कि एक अक्षर तो कम हो जाएगा और एक वैसे ही रहेगा, हर कोई सिकुड़ेगा, हर कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऐसे ही बेटा उस 25 को अगर तुम 100 करोगे या 200 करोगे तो क्या होगा? हर कोई बढ़ेगा। इसको बोलते हैं फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। मतलब ये कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी बढ़ेगी ही। तो लेटेस्ट से बेटा इसे मैं L बोल दे रहा हूं, तो L भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक यहां ले लेता हूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी भी बढ़नी ही चाहिए। तो बेटा ये क्या है? डायमीटर, तो मतलब एरिया क्या होगा? बढ़ेगा, तो रेडियस भी बढ़ेगा। एवरीथिंग इंक्रीज, हमेशा लेंथ, हर क्या हो गया
हर चीज बेटा इंक्रीज होगी। ये दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? अच्छा, इसके और इसके बीच में क्या होगा? ये भी इंक्रीज। ये जो भी लेंथ है बेटा ये क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर आप इसकी और इसकी बात करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा, इसकी और इसकी बात करेंगे तो इंक्रीज होगा, इसकी बात करो तो इंक्रीज होगा। कोई से भी दो पॉइंट चल लो वो हमेशा क्या होंगी? दूरी बढ़ेगी। सही है ना? जैसे आप फोटो को क्या करते हो बेटा? जूम करते हो ना, तो जूम करते हो तो सब कुछ जूम होता है। सही है? वैसे ही कहा। तो आप इसका कर लीजिए, कहां PS2 तक कर लीजिए। PS2 तक मैंने दिया था इसमें मेरे को कैलोरीमेट्री यहाँ पर। हाँ। PS1 PS2 कर लो तुम तो बस। आगे इधर बताओ यार, टॉपिक वाइज में कहां तक था? 1 to 13 था एक तो। 1 to 13 तो मैंने पहले ही दे दिया था टॉपिक। अरे लास्ट क्लास में या मैंने एक बार तो दिया बेटा। मैंने आपको पूछा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। PS1 PS2 PS1 PS2 इतना ही करोगे फिर तुम 20 क्वेश्चन बहुत हो गए तुम लोग हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा करने की इच्छा हो तो 1 to 13 ऑफ टॉपिक वाइज। 1 to 13 यस। आपको एक चीज बताऊं, आपने एक रेजिस्टर का एक मेरे को एक क्वेश्चन बताया था, आपने बोला क्लास में पूछने को। हाँ हाँ ला। ठीक है, अगली बार हमारा होमवर्क रहेगा, वो भी लिख लेना बेटा। नेक्स्ट क्लास में दूंगा मैं आपको होमवर्क। 47 से हाँ 47 से कहां तक? 47 से 79 9। ये अभी नहीं करना आपको, है ना? नेक्स्ट वाला रहेगा ये अभी से, इसलिए कि भाई आपको ध्यान रहे, मेरे को भी ध्यान रहे। हाँ लाओ, एक क्वेश्चन देख लेते बेटा, हिटिंग कर वगैरह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई सुनो, एक क्वेश्चन है, कौन सा है ये? कैटेगरी वाइज। इसको यार, इसको रोक दे यार।